स्क्रीन पे? ओके ठीक है। देखो कल हमने क्या देखे, कल या फिर लास्ट लेक्चर्स में जो पोजीशन वेक्टर्स क्या रहते हैं वो देखे, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखे, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट होता है, और फिर उसका कन्वर्जन देखे हमने। अगर कोई हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, उसको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसको किस तरह से यूनिट फॉर्म में लाते हैं, वो भी चीज देखे हमने। दैट इज मेथड, राइट, नॉर्मलाइजिंग मेथड देखे। उसी के साथ पोजीशन वेक्टर्स देखे। पोजीशन वेक्टर्स के अलावा हमने क्या क्या देखे, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये सारे प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं चीजें। तो अब देखो कार्टेशियन वेक्टर्स क्या रहते हैं। What are Cartesian vectors? For the algebraic manipulation of vectors, the scalar multiplication of vectors, vector addition and unit vectors is combined. तो देखो अगर तुम लोगों को algebraic manipulation करना है किसी वेक्टर का, मैनिपुलेशन हम लोग क्यों करते हैं? अगर हमको उसको किसी फॉर्म में लेकर आना है, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, हम लोग वेक्टर्स का यूज कहाँ पे यूज कर रहे हैं? ग्राफिक्स में या फिर गेम बनाने में, ठीक है। देन कार्टेशियन वेक्टर्स, या फिर हमको अगर किसी वेक्टर को अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके उसको किसी अलग फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करना पड़ता है? देखो, द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, पहला क्या रहेगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ये चीज हम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है। उसी के साथ वेक्टर एडिशन, ये भी चीज हम देख चुके हैं, एंड यूनिट वेक्टर्स, ये तीन चीजें कंबाइन की जाती है, ठीक है। ये तीनों चीजों को कंबाइन करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? एक तरह से कार्टेशियन वेक्टर बोल सकते हो, या फिर किसी वेक्टर को अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके, उसको अल्जेब्रिक वे में मैनिपुलेट करके हम लोग उसका एक अलग सा वे फॉर्म करते हैं। तो कौन से तीन चीजें कंबाइन होती है यहाँ पे? फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो प्रीवियस चैप्टर में हम या फिर प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। उसी के साथ वेक्टर एडिशन है, एंड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स भी किस तरह से फाइंड होते हैं वो भी देखे हमने, राइट, नॉर्मलाइजिंग मेथड जो प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। तो अगर वो चीजें नहीं समझी है तो दोबारा वो वाले वीडियोस देखो, तुम लोगों को तीनों चीजें जो है वो समझ आ जाएगी। एट फर्स्ट 3 कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। तो पहला देखो, पहला स्टेप इसमें क्या रहेगा? 3 कार्टेशियन वेक्टर्स लेने रहेंगे, दैट इज आई जे के। कार्टेशियन वेक्टर्स भी क्या रहते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर्स क्या रहते हैं लोगों को? यूनिट वेक्टर्स के लिए मैंने मैट्रिक्स बनाकर बताई थी तुम लोगों को, यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से होती है। तो उसी तरह से जो रहेगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर्स भी रहेंगे। तो अगर आई जे के ले रहे हो तुम लोग, तो सेम वे में वो वेक्टर्स फॉर्म होंगे, सिर्फ 1 की जो पोजीशन है वो डिस्पर्स होगी। देखो कैसा है, आई जे के आर डिफाइंड एंड दिस यूनिट अलाइंड विथ एक्स वाई जेड। तो देखो नीचे उसने 3 यूनिट्स लिया है, इफ इट्स विजिबल। फर्स्ट वन इज आई, देन जे, देन के, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या रहेगी? 1 0 0। वाई? बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर, सिर्फ 1 जो है वो डायगोनल के फॉर्म में रहेगा, बाकी जो वैल्यूज रहेंगे वो 0 के फॉर्म में रहेंगे, राइट। देन जे, अब जे के लिए यूनिट वेक्टर कहाँ? 0 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद के लिए कैसा आएगा? 0 0 1, सिर्फ 1 की पोजीशन चेंज हो रही है। वाई? क्योंकि 1 को हमको डायगोनल के फॉर्म में लेकर आना है, तो यूनिट वेक्टर्स में सिर्फ 1 की पोजीशन चेंज होगी, बाकी वैल्यूज जो रहेंगे वो 0 0 ही रहेंगे। तो हमने क्या किए? 3 यूनिट वेक्टर्स लिए आई जे के, और उसको अलाइन कर दिए एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। So any vector aligned with the x, y, z axis are given by a scalar multiple of the unit vectors i, j and k correspondingly. तो अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग x, y और z के साथ अलाइन करते हैं तो वहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। किसके लिए परफॉर्म होगा यहाँ पे? i, j और k के लिए। क्यों? क्योंकि हमने i, j और k को कहाँ पे करस्पॉन्ड किए या कहाँ पे अलाइन किए? x, y और z एक्सिस के साथ। तो ये एक रूल याद रखो, जब भी किसी वेक्टर को x, y, z एक्सिस के साथ हम लोग अलाइन करेंगे तो वहाँ पे स्केलर मल्टीपल बनेगा। For instance, a vector 15 unit long aligned with the x-axis of 15i and a vector 25 units long aligned with the z-axis 25k. So we create a vector r by adding Cartesian vectors as given below. तो देखो एक एग्जांपल दी है उन्होंने, अगर इसको नहीं भी कंसिडर करे तो चलेगा, सिर्फ आई जे के को कंसिडर करो कि जितने भी यूनिट तुम लोग अलाइन करोगे वहां पे उतने यूनिट ऐड हो गए आई के अंदर, जे के अंदर और फिर के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल दिए हैं? 15 यूनिट लॉन्ग अलाइंड विद एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस में तुम लोग 15 यूनिट्स अलाइन कर रहे हो तो वो किधर ऐड होंगे? आई के अंदर ऐड होंगे। वाई? क्योंकि एक्स के साथ किसको करस्पॉन्ड किया गया है?
आई के वैल्यूज को करस्पॉन्ड किया गया है। उसी तरह से अगर तुम लोग 25 यूनिट्स लॉन्ग कर रहे हो जेड एक्सिस के साथ, तो वो कहाँ पे ऐड होंगे, के में ऐड होंगे। वाई, क्योंकि के को हमने जेड एक्सिस के साथ अलाइन किए हैं। तो अगर तुम लोग जेड एक्सिस में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो के में ऐड होगा। अगर तुम लोग जे के अंदर तुम्हारे वाई एक्सिस में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो जे के साथ अलाइन होगा। और उसी तरह से तुम लोग एक्स एक्सिस में कुछ यूनिट्स ऐड कर रहे हो तो वो किसके साथ ऐड होगे, तुम्हारे आई के साथ ऐड होगे। तो यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों का? इतना पार्ट क्लियर है या दोबारा समझाओ? समझा मैम। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखो। फॉर इंस्टेंस अ वेक्टर 15 यूनिट लॉन्ग अलाइंड विद एक्स एक्सिस ऑफ 15i एंड अ वेक्टर 25 यूनिट्स लॉन्ग अलाइंड विद जेड एक्सिस इज 25k। सो वी क्रिएट अ वेक्टर r बाय एडिंग कार्टेशियन वेक्टर्स एज गिवन बिलो। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर बताई 3 चीजें होंगे। पहला तो मल्टीप्लीकेशन होगा जो हमने किए, फिर उसके बाद क्या आता है, वेक्टर एडिशन होगा, एंड देन लास्टली क्या करता है हम लोग, यूनिट वेक्टर्स में उसको कंबाइन करते हैं। तो अब एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने यूनिट्स, देखो यहाँ पे आर एक वेक्टर हमें फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि r इज इक्वल्स टू, अब r इज इक्वल्स टू क्या करना है, हमको एडिशन परफॉर्म करना है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किए हैं, i के साथ a को ऐड किए, सॉरी मल्टीप्लाई किए, j के साथ b को मल्टीप्लाई किए और k के साथ c को मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे a b और c क्या है, जो हमने यूनिट्स ऐड किए, राइट। यहाँ पे जैसे 15 यूनिट्स ऐड हो गए एक्स एक्सिस के साथ, देन 25 यूनिट्स ऐड हो गए जेड एक्सिस के साथ, दैट मीन्स वो के में गई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किए इस स्टेप के अंदर। तो यही स्टेप को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेके यहाँ पे उन तीनों स्टेप्स में एडिशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज वेक्टर एडिशन। तो एक कार्टेशियन वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर r इज इक्वल्स टू a इंटू आई। ए क्या रहेगा, जितने यूनिट्स हमें ऐड करने हैं i के अंदर वो, प्लस b इंटू जे, बी क्या रहेगा, जितने यूनिट्स हमें j के अंदर ऐड करना है वो, प्लस c इंटू के, सी क्या रहेगा, जितने यूनिट्स हमें k के अंदर ऐड मल्टीप्लाई करने हैं या फिर ऐड करने हैं उतने। ठीक है, तो यहाँ पे a b और c क्या है, तुम्हारे यूनिट्स है जो तुम लोग ऐड कर रहे हो i j और k के अंदर। तो यहाँ पे वेक्टर क्या बनेगा, r इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहाँ तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है? लिख के नहीं बता सकती, मैं बोल रही हूँ सिर्फ, तो क्लियर है या नहीं सिर्फ बताते जाओ मुझे, ठीक है? हाँ। ओके, तो लास्ट स्टेप क्या आती है फिर? लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर दिए, हमने एडिशन भी परफॉर्म कर दिए। थर्ड चीज जो कंबाइन करनी रहती थी वो क्या रहता है, को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लेकर आना, दैट मीन्स नॉर्मलाइजिंग मेथड वहां पे परफॉर्म करना है, राइट। तब देखो इट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग। अब r का हमने एडिशन ले लिए, तो उसका अब हम क्या करेंगे, अगर उसको यूनिट वेक्टर में लेकर आना है तो ऑब्वियसली उसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताई हूँ। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, डबल मॉड में हम लोग उस वेक्टर को लिख के उसके वैल्यूज वहां पे लिखते हैं। तो अब हम आई जे के तो नहीं लिख सकते क्योंकि आई जे के पूरे मॉड्स बने हुए हमारे पास, वो यूनिट के फॉर्म में है, राइट। तो हमको क्या लिखना रहेगा, उसके जो वैल्यूज हमने या फिर उसके जो यूनिट्स हमने उसके साथ कंबाइन किए वो, दैट मीन्स व्हाट, ए बी एंड सी। तो मॉड r इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में कैलकुलेट होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ r इज कैलकुलेटेड एज मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, ये फॉर्मूला था, राइट, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। मतलब क्या, मॉड r को हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फिर एनी पेयर ऑफ कार्टेशियन वेक्टर्स लाइक r एंड s वेक्टर्स कैन बी कंबाइंड एज फॉलोज। तो अगर तुम लोग कोई और वेक्टर भी ले रहे हो, सिंपल देखो, पहले तो क्या किया, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया यूनिट वेक्टर्स निकालने के लिए। तो एक बार मैग्नीट्यूड मिल गया तो तुम लोग इजीली यूनिट वेक्टर में उसको कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है नीचे की स्टेप में, एनी पेयर ऑफ कार्टेशियन वेक्टर्स लाइक r एंड s वेक्टर्स कैन बी कंबाइंड एज फॉलोज। तो अगर तुम लोग r के साथ साथ s भी ले रहे हो तो उनको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, देखो नीचे के स्टेप में बताया है। r तो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, उसी के साथ उसने क्या लिया, s भी लिया। तो s क्या बनेगा, डी आई प्लस, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी वैल्यूज रख लो, बस आई जे के जो है वो कॉमन रहेगा, सिर्फ ए बी सी के जगह पे डी ई एफ लिया है उसने, ठीक है। अब अगर इनमें एडिशन तुम लोगों को परफॉर्म करना है तो एडिशन
किस तरह से परफॉर्म होगा देखो, या फिर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे किस तरह से लिखा है उसने, आर प्लस और माइनस एस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो जो यूनिट्स है उनमें एडिशन पहले परफॉर्म होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं, ए प्लस और माइनस डी ये ब्रैकेट में निकलेगा और कॉमन में क्या निकलेगा तुम्हारा आई, प्लस बी प्लस और माइनस ई और कॉमन में क्या निकलेगा जे, क्योंकि बोथ साइड में वो कॉमन चीज है, प्लस सी प्लस और माइनस एफ और कॉमन में क्या निकलेगा तुम्हारा के। तो इस तरह से अगर दो कार्टेशियन वेक्टर्स है तुम्हारे पास तो दो कार्टेशियन वेक्टर्स का एडिशन इस तरह से परफॉर्म होता है। ये चीजें पहले भी तुम लोग कर चुके हो तो एकदम सिंपल चीज है ये, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में तुम लोग समझ सकते हो, सिर्फ देखकर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हुआ है दो कार्टेशियन वेक्टर्स के बीच में। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल गिवन आर की वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k जो कि यूनिट्स दिए हुए, और एस की वैल्यू है 6i प्लस 7j प्लस 8 की। ठीक है, उसी तरह से अगर आर और एस पे अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है दैट इज प्लस और माइनस एस, तो किस तरह से होगा, सबसे पहले उसका मॉड फाइंड करना है, जो कि हमने जैसे यहाँ पे आर का मॉड फाइंड किए, तो मॉड डायरेक्टली भी तुम लोग रख सकते हो या फिर इंडिविजुअली उसका मॉड फाइंड करो, पहले आर का और फिर एस का और फिर दोनों को ऐड कर दो। अगर वैसा नहीं करना है तो साथ आर प्लस एस का मॉड भी फाइंड करोगे तो वही वैल्यूज तुम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो क्या किया उसने, देखो आर प्लस एस को मॉड में लिखा, फिर अंडर रूट में किसके वैल्यूज लगाया, आर के वैल्यूज लगाया और फिर एस के वैल्यूज लगाया। देखो यहाँ पे उसने डायरेक्टली स्क्वायर लिया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, उसने स्क्वायर लेने के बावजूद वहां पे स्क्वायर लगाया है, सॉरी ऐड किया, 6 plus 3 is 9, 7 plus 4 is 11 and 8 plus 5 is 13, राइट। ठीक है, नोट सॉरी नोट। उसके बाद देखो वहां अंडर रूट में उसका वैल्यूज लेके उसका एडिशन परफॉर्म करके उसकी वैल्यू निकाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर से एक बार समरी ले लो। अगर कार्टेशियन वेक्टर्स या फिर किसी भी वेक्टर को अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना है तुम लोगों को तो तीन चीजें वहां पे परफॉर्म होती है, पहला होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो तो तीन कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं आई जे और के, उसके लिए आई की वैल्यू है 1 0 0, जे की वैल्यू है 0 1 0 और के की वैल्यू है 0 0 1। तो अगर तीनों एक्सिस को हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर अलाइन कर दे आई जे और के साथ, तो क्या होगा, जितने भी यूनिट्स हम लोग एक्स के साथ अलाइन करेंगे वो आई के साथ जुड़ेंगे, जितने भी यूनिट्स वाई के साथ अलाइन करेंगे वो जे के साथ जुड़ेंगे, और जितने भी यूनिट्स हम लोग जेड के साथ अलाइन करेंगे वो के साथ ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से जो भी यूनिट्स हैं हम ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ये स्टेप में आर में हमने क्या किए, वेक्टर एडिशन परफॉर्म किए, आर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्यों, क्योंकि हम लोग वेक्टर एडिशन भी परफॉर्म करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये स्टेप हो गई, यूनिट्स मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड किए। तो उसका थर्ड स्टेप था हमारा यूनिट वेक्टर का, तो उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसको मॉड में लिखेंगे, मॉड आर इज इक्वल्स टू ए बी सी, फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज कैलकुलेटेड एज मॉड आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाने के बाद अगर किसी भी पेयर का तुम लोगों को इस तरह से कार्टेशियन वेक्टर्स का फाइंड करना है, कार्टेशियन वेक्टर्स को फाइंड करना है या फिर उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म करना है, तो किस तरह से, अगर आर और एस तुम लोगों को दिए हुए तो डायरेक्टली तुम लोग उसका एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ आई जे के को कॉमन में निकालना है, जो कि ये स्टेप में हमने देखे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक एग्जाम्पल दिया है आर और एस का, तो उसके वैल्यूज देके क्या किए, सिंपली प्लस और माइनस वहां पे लगा दिए, मॉड के अंदर डायरेक्टली लिए। एक चीज है यहाँ पे, इंडिविजुअली भी मॉड आर और मॉड एस को फाइंड करके फिर एडिशन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आर प्लस एस को मॉड में रख के डायरेक्टली भी मैग्नीट्यूड तुम लोग फाइंड कर सकते हो, तो वो सिंपल हो जाएगा। तो उसने अंडर रूट में दोनों के वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड करके उनका स्क्वायर निकाला एंड देन वैल्यूज को फाइंड किया। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन वेक्टर्स, या फिर हाउ टू फाइंड आउट कार्टेशियन वेक्टर्स, या फिर हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन कार्टेशियन वेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ मैम, समझा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है। हाँ दिखती है।
ठीक है, तो देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तो दो पार्ट उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो होता है स्केलर पार्ट उसका, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो एक चीज तुम लोगों ने देखे रहोगे, जब प्रोडक्ट्स हम लोग फाइंड करते हैं तो दो फॉर्म में आता था, एक डॉट प्रोडक्ट होता था और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता था। ये चीजें देखे हो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स आई थिंक हो लोगों को 11 12 के टाइम में। हाँ, तो यही चीजें आगे तुम लोग देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने चीजें हम लोग ला सकते हैं और कितनी चीजें बनती है। तो देखो फर्स्ट थिंग इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो नॉर्मल सी चीज है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। द वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड टू फाइंड एंगल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो देखो हमने नॉर्मली तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली परफॉर्म हो जाता है और वो चीजें हम इजीली करते हैं, लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एंगल्स और सरफेस का ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है ग्राफिक्स के अंदर। तो अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तुम लोग कोई चीज कर रहे हो, ग्राफिक्स के लिए यूज कर रहे हो या फिर गेम बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे जो सरफेस का एंगल रहेगा या फिर ओरिएंटेशन रहेगा तुम्हारे सरफेस का, वो फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्यों, वेक्टर मैग्नीट्यूड देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइन करके अगर सरफेस का एंगल फाइंड करना है या फिर किसी सरफेस का ओरिएंटेशन फाइंड करना है, तो हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं। तो सिर्फ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। तो अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। वी ऑल आर अवेयर अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर्स। तो टू स्केलर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 into 5 या 5 into 6। तो वो क्या रहेगा, कम्यूटेटिव रहेगा। दैट मीन सेम उसकी वैल्यू रहेगी, 6 into 5 भी 30 रहेगा और 5 into 6 भी क्या रहेगा, 30 रहेगा। Very often we see this operation as a rectangular area where 6 and 5 are the dimensions of a rectangle side and 30 is the area. तो normally हम लोग ये किसी एरिया के या फिर रेक्टेंगुलर एरिया का डायमेंशंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे 6 and 5 अगर डायमेंशंस दिए हुए हैं उसके साइड्स के, तो हम लोग उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा कि अगर किसी रेक्टेंगुलर एरिया के या फिर स्क्वायर एरिया के अगर तुम लोगों को डायमेंशंस वहां पे दिए हुए, तो डायमेंशंस को सिंपली मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका एरिया इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी स्केलर प्रोडक्ट का यूज होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया को फाइंड आउट कर रहे, तो इसके थ्रू एरिया को फाइंड आउट करके हम लोग उसका ग्राफिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। In the multiplication of vector, actually through two 3D lines are multiplied together and it is very difficult to visualize this operation. तो देखो अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो नॉर्मली उधर क्या हो रहा है, ग्राफिक्स के फॉर्म में। मैथमेटिकली तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ग्राफिक्स के फॉर्म में उसको डिनोट करें तो क्या हो रहा है, वेक्टर एक्चुअली टू 3D लाइन्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है। मतलब क्या, अगर किसी वेक्टर के ऊपर तुम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, वेक्टर क्या होता है, सिंपली एक लाइन होती है, राइट, जिसका डायमेंशन सॉरी जिसके मैग्नीट्यूड भी हमें पता होता है और जिसका डायरेक्शन हमें पता होता है, राइट। तो दो 3D लाइन्स होते हैं, दो 3D लाइन्स के ऊपर हम लोग एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज दिस ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसके फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्या, दो 3D लाइंस का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यू कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर्स टुगेदर बाय यूजिंग द टू वेज। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके दो वेज रहते हैं नॉर्मली। फर्स्ट इज स्केलर रिजल्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, एंड द सेकंड वन इज वेक्टर रिजल्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट देखो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये चीजें तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी तुम लोगों के 11 12 के टाइम पे। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर आर और एस दिए हुए हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करना है क्या यूटिलाइज करके, उनके मैग्नीट्यूड्स यूटिलाइज करके। डायरेक्टली तुम लोग उसको
Even if it is a valid operation, but it ignores the orientation of the vectors, and orientation is an important feature, so it does not get us anywhere. So angles between the vectors are included to make the operation useful. और ये क्यों यूज होता है? क्योंकि हम लोग ऑपरेशन को वैलिड बनाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ग्राफिक्स में यूज करेंगे, ओरिएंटेशन फाइंड करने को यूज करेंगे, देन उसके अलावा हम लोग एंगल्स फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. तो एक प्रॉपर और परफेक्ट एंगल हमें मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेके उसको परफॉर्म करें ताकि वो ऑपरेशन जो है वो वैलिड हो सके. ठीक है, एक फिगर बताइए भी पीछे, वो नेक्स्ट पिक्चर में two vectors R and S that have been drawn for each in such a way that their tails touch. Here S is taken vector arbitrarily and the projection of R is computed on S orientation. The length of R on S is mod R cos beta. The magnitude of S is multiplied by the projected length of R. तो देखो एक फिगर है पीछे, उससे तुम लोगों को इजीली समझ में आएंगी ये चीजें. इतना समझ लो, इसका फॉर्मूला सिर्फ याद रख लो कि एस एन आर को अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिगर बाद में समझाती हूँ, इतना फॉर्मूला याद रखो कि अगर दो वेक्टर्स का तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो नॉर्मली तुम लोगों को क्या करना होता है, एस इंटू आर इज इक्वल टू एस का मॉड इंटू आर का मॉड इंटू कॉस बीटा. कॉस बीटा क्या रहेगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल. ठीक है, तो अगर ये दोनों तुम लोग वेक्टर्स फाइंड कर रहे हो, मतलब क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को टच हो रहे हैं और ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो रहेगा तुम्हारा कॉस बीटा. तो इसके थ्रू तुम लोग क्या करोगे, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे. तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना. मैं नेक्स्ट पिक्चर देखिए, पिक्चर नजर आ रही है. Okay, now see here. The scalar multiplication is represented by the dot symbol to distinguish it from the vector product that uses cross symbol. तो देखो जैसे मैंने बताया ये दोनों क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है. तो जब तुम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, तुम्हारे डॉट से सिंबलाइज करते हैं. उसी तरह से अगर वेक्टर प्रोडक्ट तुम लोग फाइंड करोगे तो वो क्रॉस या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन से सिंबलाइज होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ डॉट सिंबल द स्केलर प्रोडक्ट इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज डॉट प्रोडक्ट. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. वाई? बिकॉज हम लोग उसको डॉट से सिंबलाइज करते हैं. Now how to compute the dot product? Let's say R and S is two Cartesian vectors. अब उसने देखो एग्जाम्पल दिया है कि R और S जो है वो दो कार्टेशियन वेक्टर्स है और इनके ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. them collectively using the dot product. ठीक है, तो R और S के दो वैल्यूज दिए हुए नॉर्मली, जैसे पीछे हमने देखे कार्टेशियन वेक्टर्स में, तो R और S के वैल्यूज क्या रहेंगे, AI प्लस BJ प्लस CK, और S की वैल्यू रहेंगी DI प्लस EJ प्लस FK. ठीक है, तो ये कॉमन रहेगा. तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है. तो ये सब ध्यान से देखो. तो क्या होगा, R इंटू एस परफॉर्म हो रहा है. अब R इंटू एस परफॉर्म होने के लिए उसके वैल्यूज ऑलरेडी दिए हुए, तो हमें कुछ फाइंड आउट करने की यहाँ पे फर्स्टली जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग वो चीज देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा R और S के ऊपर. तो देखो AI प्लस BJ प्लस CK डॉट DI प्लस EJ प्लस FK, इनको ब्रैकेट में लिख दिए, दोनों को बीच में डॉट लगा दिए. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या चीजें हैं, I, J और K, ये तीनों चीजें कॉमन है दोनों के अंदर. ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे AI. ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कर दो ये वाले ब्रैकेट से, मतलब क्या ये वाले ब्रैकेट के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ये वाले ब्रैकेट के कंपोनेंट से. तो अगर AI को ले रहे हैं तो AI तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा ये वाले ब्रैकेट से DI प्लस EJ प्लस FK. राइट, उसी के तरह से नेक्स्ट क्या था, प्लस BJ कर दो, तो BJ मल्टीप्लाई होगा अगेन दैट ओनली ब्रैकेट DI प्लस EJ प्लस FK. राइट, उसी के साथ लास्टली बचेगा तुम्हारा CK, तो C को भी मल्टीप्लाई कर दो अगेन दैट ब्रैकेट से DI प्लस EJ प्लस FK. ठीक है, इतना स्टेप क्लियर है. नॉर्मल प्रोसेस है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, एकदम सिंपल. जिस तरह से हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हो रहा है, बस यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड किया है उन्होंने. तो देखो
अगेन अब हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया तो अब कॉमन चीजें निकाल दो। अब ये वाले ब्रैकेट में देखो कॉमन क्या मिल रहा है तुम लोगों को, सॉरी ये वाला ब्रैकेट क्या है, ए आई इंटू डी आई। तो यहाँ पे आई कॉमन है तो एडी को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, एडी को इस तरह से बाहर निकाला और आई इंटू आई बीच में लिख दिया। प्लस उसके बाद ए को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ए को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, आई इंटू जे बचेगा। उसी तरह से ए एफ को बाहर निकाल सकते हैं, ए एफ को बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, आई इंटू के बचेगा। इस तरह से समझ बताओ या फिर मैं लिख के तुमको रिकॉर्ड करके भेजू ये चीज। समझा ऐसे। क्योंकि बोलने में समझ रहा है ना, हाँ बिस्मा समझ रही है ना चीजें। हाँ ठीक है, तो देखो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और उसकी कॉमन चीजों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। फिर बी दूसरे ब्रैकेट को ले लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बी डी कॉमन में आएगा, राइट। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बी डी कॉमन में आएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्या होगा, जे इंटू आई। उसी तरह से बी बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा जे इंटू जे। और लास्टली क्या निकलेगा, बी एफ बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा जे इंटू के। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से आ जाओ ये ब्रैकेट के ऊपर, थर्ड वाला जो ब्रैकेट है तुम्हारा उसके ऊपर। तो यहाँ पे सी डी बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा के इंटू आई। उसी तरह से सीई बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा के इंटू जे। और लास्टली सी एफ बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा के इंटू के। ठीक है, तो ये स्टेप्स परफॉर्म हो जाने के बाद आप देखो इतना यहाँ तक क्या किया तुम लोगों ने, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर क्या, दोनों के जो वैल्यूज है उन पे डॉट प्रोडक्ट तुमने परफॉर्म कर दिए। अब इसके आगे हम लोग और नहीं जा सकते, तो यहाँ तक स्टॉप लेना है। Now we have generated different dot product terms, for example I into I, J into J, K into K, etc. तो अब देखो हमें बहुत सारे तीनों ब्रैकेट्स के अंदर दो दो एक एक टर्म जो है वो सिमिलर मिला, मतलब I into I भी मिला हमें, J into J भी मिला हमें और K into K भी मिला। These terms are divided into two groups. The first group contains those that involve the same unit vector. तो देखो अब यहाँ तक इस स्टेप तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको दो ग्रुप्स में कंबाइन करेंगे। तो जो पहला ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, जिसके अंदर सेम यूनिट वेक्टर्स आए हैं। सेम बोले तो आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के। तो ये सारी चीजें फर्स्ट यूनिट वेक्टर या फिर फर्स्ट ग्रुप में फॉर्म होगी, जिसमें क्या रहेंगे, सेम यूनिट वेक्टर्स रहेंगे। और सेकेंड ग्रुप वो फॉर्म होगा जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स रहेंगे, जैसे आई इंटू जे हो गया, आई इंटू के हो गया, जे इंटू आई हो गया, जे इंटू के हो गया, के इंटू आई एंड के इंटू जे। ये कौन से ग्रुप में आएंगे तुम्हारे, जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है। तो ये दो ग्रुप समझे, फर्स्ट ग्रुप तुम्हारा वो बनेगा जिसके अंदर सेम सेम यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के। और दूसरा ग्रुप तुम्हारा वो फॉर्म होगा जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा जे इंटू के हो गया, आई इंटू के हो गया, मतलब दोनों भी यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन टर्म्स फॉर इंस्टेंस, तो देखो यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं कि अगर तुम्हारे पास आई इंटू आई, जे इंटू के इंटू के दिया हुआ है तो वो इक्वल्स टू हमेशा 1 रहेगा। Why? Because they are same unit vectors and unit vectors are already उनकी वैल्यू क्या है हमें पता है, that is 1। तो अगर तुम लोगों के पास सेम यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं I इंटू आई, J इंटू जे एंड K इंटू के, तो दोज आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज समझ लो। फिर उसके बाद अगर तुम लोगों के पास एंगल आई एंड आई, क्यों अब ये 1 क्यों आ रहा है वो भी समझ लो। एंगल बिटवीन आई एंड आई, जे एंड जे एंड के इज 0। ठीक है, वाई, बिकॉज दे बोथ आर सेम। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसीलिए आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के हमेशा क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, बिकॉज दे बोथ आर सेम यूनिट वेक्टर्स। उसी के बाद देखो द अदर वेक्टर कॉम्बिनेशंस आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। अब जो दूसरे कॉम्बिनेशंस बने जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन किससे सेपरेट हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल से हमेशा सेपरेट होगा। ये भी याद रखना, मतलब अगर आई इंटू जे तुम लोग कर रहे हो तो इनका सेपरेशन जो है वो 90 डिग्री से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 0 is equals to 0, all outsiding terms end to 0, keeping in mind that the magnitude of a vector is 1, so we write it as। तो हमेशा तुम लोग cos की वैल्यू लगा के इसका एंगल फाइंड करना। ठीक है, तो अब cos 0 क्या बनेगा, तुम लोगों का 0 बनेगा। Why? Because तुम्हारा वो जो एंगल है वो 90 डिग्री से सेपरेट हो रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जो भी तुम लोग एंगल लगाओगे उसको सिर्फ कॉस ऐड करना है। अब तुम्हारे पास दो टर्म मिले, दो ग्रुप्स मिले, एक जो सिमिलर वाले वेक्टर्स थे, दूसरे जो थे डिफरेंट वाले वेक्टर्स थे। अब ये दोनों वेक्टर्स के एंगल्स को हम लोग कॉस में कंबाइन करेंगे। दैट मीन्स क्या, अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगा, उसका मैग्नीट्यूड लगाना है। मतलब क्या, एस का मैग्नीट्यूड डॉट आर का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा, जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, राइट। तो ये कैसे बनेगा तुम लोगों का, AD प्लस BE प्लस CF। वाई, तुम लोग सिर्फ इतना ही बचेगा तुम लोगों के पास, AD प्लस AE प्लस BE। बाकी के चीजें देखो माइनस हो जाएंगे। आई थिंक मुझे ये लिखकर ही देना चाहिए, यहाँ पे नहीं समझे तुम लोगों को ये चीजें। यहाँ पे देखो I इंटू आई क्या बना, 1। जब तुम लोग AD को कंबाइन करोगे, I इंटू AD इंटू 1 विल बी 1, राइट। और A इंटू E बनेगा 0, तो वो 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तो इतना याद रखो, जितने भी टर्म्स तुम्हारे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के थे उनको तुमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो टर्म्स क्या हो गए तुम्हारे, 0 हो गए, तो वो ओमिट हो गए ये वाले चीज में से। और बचा क्या, जो भी तुम्हारे सेम यूनिट वेक्टर्स वाले टर्म थे सिर्फ वही बचेंगे। मतलब क्या, तुम्हारा I इंटू आई के साथ क्या था, AD, तो AD दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो वो। उसके बाद तुम्हारा दूसरा था J इंटू जे के साथ क्या था तुम्हारा, BE था, तो क्या बचेगा, प्लस BE बचेगा, क्योंकि J इंटू जे की वैल्यू 1 रहेगी, तो BE को मल्टीप्लाई किए 1 से, दैट विल बी BE। और लास्टली K इंटू के साथ तुम्हारा क्या था, CF था, तो K इंटू के की भी वैल्यू 1 रहेगी, तो CF मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी CF। तो लास्टली जो फॉर्मूले तुम्हें मिल रहा है वो ये टर्म्स मिल रहे हैं तुम्हें बचे हुए, AD प्लस BE प्लस CF। अब यहाँ तक समझा क्या, बताओ मुझे, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। समझा या नहीं समझा। ठीक है, फिर से थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा ये चीज की समरी लूंगी कल। फिलहाल लेक्चर एंड करते हैं, ऑलरेडी 10:35 हो रहे। ठीक है, तो जिनका भी मिस हुआ है उनको बोलो पैनल पे जाके वीडियो देखने के लिए, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी ये रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, चलो, अल्लाह हाफिज, बाय।